जय हिंद बच्चों। तो बच्चों हम केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके थे। तो बच्चों आज हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की चर्चा करेंगे। उसके सभी क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे, किस तरीके से उसके आंसर हमें लिखने हैं और किस तरह से आपने आंसर लिखे हैं आप उसको भी आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो 17 क्वेश्चन में बच्चों 17 क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रेट लॉ के अंदर जो होता है इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का लॉ होता है ए की पावर एक्स होती है, बी की पावर मान लिया वाई होती है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है सम ऑफ पावर ऑफ, एज इट इज आपने लिखा होगा सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की पावर की जो सम होती है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट मे बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और एनी फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो सकती है, जीरो में इसकी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और एनी इवन या ऑड नंबर में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं अगर हम लोग यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। मतलब हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोफाइल होगा, ये कुछ इस तरह से हमारा एनर्जी प्रोफाइल होता है। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। और यहां पर क्या होता है बच्चों, ये हमारा एनर्जी बैरियर होता है। रिएक्टेंट के पास में वो मिनिमम एनर्जी तो इसको एनर्जी को पार करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, सफिशिएंट होती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों किसी भी रिएक्टेंट के पास में एक सफिशिएंट एनर्जी होती है तो उस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो पाता है प्रोडक्ट में। लेकिन अगर उस रिएक्टेंट के पास में वो एनर्जी कम होती है तो बच्चों इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाता है। तो बच्चों क्या होगा, वो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मतलब उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा या हाई प्रेशर देना पड़ेगा बच्चों इसको। तो ये बात से भी आप लोग बिल्कुल परिचित हो चुके हैं। तो मैं इन दोनों का आंसर बड़े आसानी से लिख सकता हूं बच्चों। नेक्स्ट बात करें बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा हम करें। तो कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज एट, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन का है। ये सॉल्यूशन का मतलब हमारा टी है 272.07 और टीएफ जो हो गया बच्चों हमारा क्या हो गया, पता है कि प्योर वाटर का सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273। अब हमें डेल्टा टीएफ निकाल लेना है इसे। डेल्टा टीएफ बराबर जाएगा टीएफ माइनस टी। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, डेल्टा टीएफ निकल जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों हमें मोलर मास पूछा है तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम, मतलब मोलैलिटी, जो फॉर्मूला होता है वेट इसका सॉल्यूट का अपॉन मोलर मास इंटू वेट बच्चों किसका, सॉल्वेंट का। ग्राम में तो ऊपर क्या लगा दोगे, 1000 लगा दोगे। तो मैं इसी हिसाब से यहां मोलर मास कैलकुलेट कर पाऊंगा। सबका हमें वैल्यू दे रखा है, केएफ का वैल्यू 1.86 है, सॉल्यूट का वेट 18 ग्राम है और उसका सॉल्वेंट का वेट है 200 ग्राम। इन वैल्यू लिखेंगे तो मोलर मास निकल जाएगा और कैलकुलेट करने के बाद में 180 ग्राम पर मोल, कुछ इस तरफ से बच्चों इसका आंसर आएगा। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर यहां पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट आप कर चुके होंगे। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपको निकालना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है यहां पर SN2 रिएक्शन कौन सा फास्टर देगा और क्यों देगा। बच्चों यहां पर भी प्राइमरी हैलाइड है, यहां भी प्राइमरी। SN2 का जो ऑर्डर होता है ना 1 डिग्री में पहले होता है, 2 डिग्री में उससे कम होता है, 3 डिग्री में उससे और भी कम होता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर यहां पर दे पाएंगे। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का। अब दोनों में से कौन फास्ट होगा बच्चों, जिसमें लिविंग ग्रुप बेटर होगा। ध्यान रखना
यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है। जब यहाँ पर डिग्री सेम हो बच्चों, वहां पर आपको चेक करना पड़ता है लिविंग ग्रुप का साइज। और आयोडीन बिगर साइज का होता है तो ये इजीली निकल जाता है, और इजीली निकलेगा तो इसमें फास्टर SN2 रिएक्शन होगी, इसमें स्लोवर होगी एज कंपेयर टू दिस। तो बच्चों मैं यहां पर बोल सकता हूं CH3 CH2I ग्रेटर हो जाएगा SN2 रिएक्शन में CH3 CH2 Br। तो बच्चों यहां पर हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा, और क्यों होगा, ड्यू टू बेटर लिविंग ग्रुप, ड्यू टू बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप। क्यों, साइज बिगर होता है ब्रोमीन की कंपेयर में बच्चों। तो इस बात से भी हम लोग यहां पर आइडिया लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों आप जानते हैं, मैंने भली बात आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 3 बातों पर डिपेंड करता है। पोलरिटी पर, पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा, पोलरिटी सेम होता है तो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मोलर मास भी बराबर होता है तो 1 ब्रांचिंग। यहां पर ब्रांचिंग देखनी होती है, साइड चेन देखना होता है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो यहां देखेगा इसमें क्या पूछा है, यहां पर देखा ब्यूटेन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों सबसे पहले चेक करिए, यहाँ पर A लगा लीजिए, यहाँ पर Br लगा ली, B लगा लो, यहाँ पर C लगा दो, और यहाँ पर D लगा दो। मैं इसका नंबरिंग दे देता हूँ चलो। तो बच्चों यहाँ देखिए कि यहाँ ब्यूटेन बोल रहा है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर कार्बन की चेन है, यहाँ पर कार्बन की चेन है, Br लगा हुआ है, यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन आयोडीन लगा हुआ है, 4 कार्बन की चेन यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले चेक करेंगे पोलरिटी, और पोलरिटी उसकी ज्यादा होती है जिस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो। तो बच्चों यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर पोलरिटी, तो मतलब यहाँ पर D का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसके बाद में आयोडीन ब्रोमीन में से पोलर ज्यादा कौन होगा, ब्रोमीन वाला, तो बच्चों B हो जाएगा। इसके बाद में C हो जाएगा, और A तो नॉन पोलर है बच्चों। तो इस तरीके से मैं इसका आंसर दे पाऊंगा, इस तरीके से मैं आंसर निकाल पाऊंगा। पोलरिटी चेक करनी सबसे पहले, क्योंकि कार्बन का नंबर तो सब में सेम है ना, कार्बन इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 होंगे, तो फिर यहां पर पोलरिटी चेक करनी पड़ेगी, और पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। बच्चों कह रहा है कि राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कार्बन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन पर इसका मुझे मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो बच्चों यहां पर हम देखें, यहां पर हम समझे, तो कोई भी कार्बोनिल कार्बन अगर होगा उस पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखा रहे हैं, मतलब HCN का हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखा रहे हैं बच्चों। तो आप जानते हैं इस O पर लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर इसके H को, क्योंकि H प्लस होता है CN माइनस होता है, तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहां पर कुछ इस टाइप से कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड O के पास में H आया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, और बच्चों यहां पर आपका CN माइनस यहां पर ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होता है, तो बच्चों ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप जानते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऊपर OH हो गया, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, तो अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस कार्बन प्लस पे जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा यहां पर OH हो जाएगा, और इस पर आपका CN लग जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म लिखते हैं हम लोग। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, बच्चों बहुत आसान, टोल्यूइन से बेंजोइक, अरे भाई बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा ना, अरे CH3 लगा होगा, याद करिए। अगर मैं इसको क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में C2OCl2 के साथ में करता हूं, तो यहां बन जाता बच्चों बेंजेल्डिहाइड, जिसको मैं इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानता था, इटार्ड रिएक्शन। लेकिन यहां पर कह रहा बेंजोइक एसिड, तो बच्चों इसको क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडाइज ना करके KMnO4 के साथ में करें ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये CH3 को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, COOH ग्रुप में, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया इस तरह से। बेहतरीन क्वेश्चन कन्वर्जन है बच्चों, मैंने कई बार कराए थे आपको। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, अरे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल मतलब 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH आ गया, और 3 पर OH ग्रुप है, तो यहां पर तो एल्डोल कंडेंसेशन की कुछ फीलिंग आ रही है ना,
अरे CHO ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी, तो एल्डोल हो गया ना बच्चों। तो इसका मतलब इस इथेनॉल का मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एल्डोल कंडेंसेशन तो हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भैया वो तो एल्डिहाइड कीटोन के बीच में होता है, तो एल्कोहल है, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके। तो बच्चों इस एल्डोल को, एल्कोहल को इथेनॉल लिखा है CH3CH2OH। पहले इसको PC की प्रेजेंस में, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में करते हैं ऑक्सीडाइज। तो बच्चों दो H2 निकलता है, एक H यहां से निकलता है, एक H यहां से, बीच में डबल बॉन्ड आता है CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हो गई, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराना है, इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा मेरे प्यारे बच्चों CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर दूसरा मॉलिक्यूल लिया, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाला, एल्डोल तो हम भली बात ही जानते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो बच्चों इसका अल्फा, इसका कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड टूटेगा, आपस में जुड़ जाएंगे, तो कुछ ऐसे बनेगा। मैं यहां पर नहीं करा रहा हूं, आप लोग ध्यान से कर लेना, बाद में कर लेना। यहां पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन। इस तरीके से हम लोग यहां पर भी इसका आंसर दे सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। बच्चों ध्यान रखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, PYQ सीरीज में क्वेश्चन कराया था, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाता वहां पर हमारा बन जाता ग्लूकोनिक एसिड। कैसे? अगर ग्लूकोज की बात करूं बच्चों, तो यहां पर CHO था, CHOH का होल 4 था, फिर यहां पर भी CH2OH था, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ में कराया रिएक्शन। तो बच्चों ये एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता किसके अंदर? COOH में। बाकी ग्लूकोज का ग्लूकोज सेम रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड ही बोलते हैं बच्चों उसको, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। और अगर नाइट्रिक एसिड होता है यहां पर तो क्या बन जाता है? सैकरिक एसिड बन जाता है। ये तो बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ में हमें इक्वेशन लिखनी थी, इक्वेशन लिख के आप चले जाएंगे। आपने ये काम किया होगा, जरूर किया होगा आपने, क्योंकि हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। कह रहा कि 2 बेसिस आर मेंशन्ड बिलो, थायमिन और यूरासिल प्रेजेंट है, आइडेंटिफाई विच प्रेजेंट। अरे कितना बकवास क्वेश्चन है, कितना बकवास क्वेश्चन बच्चों। डीएनए और आरएनए के अंदर कौन सा अरे डीएनए के अंदर तो बच्चों थायमिन प्रेजेंट होता है, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पर क्या होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है। बहुत बकवास क्वेश्चन, बहुत वाहियात क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन बी की भी चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन सी की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें भी बताना चाह रहा है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराया था, और मैंने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। PYQ क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और यही क्वेश्चन कराया था मैंने बार बार, यही क्वेश्चन कराया था मैंने बार बार। बच्चों इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या बनता है? सिस बनता है एक तो, और एक बनता है ट्रांस। बच्चों सिस वो होता है जिसमें ग्रुप सेम साइड में होते हैं, और ट्रांस वो होता है जिसमें ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, प्लेटिनम है, अगर मैंने क्लोरीन को मैंने सेम साइड बनाया, EN इथाइलिन डायमीन हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, EN हमारा इस टाइप से बनाया, तो बच्चों सेम ग्रुप सेम साइड में आया, दिस इज कॉल्ड सिस। और ट्रांस में अगर बात करेंगे तो प्लेटिनम, क्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, यहां पर EN आएगा, एक इधर से बॉन्ड बन जाएगा, और EN का 2 बॉन्ड इधर से बन जाएंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने हैं बच्चों, ये बात ध्यान। दूसरी बात करें हम लोग, कह रहा है कि P4 का कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसमें डेल्टा O इज स्मॉलर देन। अरे बच्चों CFSC को बोलते हैं डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा O स्मॉलर है, और डेल्टा O स्मॉलर का मतलब जानते हैं हम लोग? अरे जानते कैसे बच्चों? यहां पर d ऑर्बिटल अगर होता है, 5 ऑर्बिटल था, तो CFT के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से तोड़ा था, ऊपर 2 ऑर्बिटल जिसको EG बोल रहे थे, नीचे 3 ऑर्बिटल था जिसको T2G बोल रहे थे, और EG और T2G का डिफरेंस कम होगा
कम होगा, डेल्टा ओ स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। तो बच्चों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जब D4 में भरोगे तो 1 2 3 और इसमें एनर्जी गैप कम होने के कारण इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो T2G में 3, EG में 1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। T2G 3 और EG 1 बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इस तरह से इसका आंसर आएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेड लिगेंड? बच्चों यूनिडेंटेड का मतलब होता है इसके अंदर एक डोनर साइट होती है, मतलब एक लोन पेयर को डोनेट करता है। तो इसका मतलब दोज लिगेंड विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, वन लोन पेयर कॉल्ड यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। जैसे यहां पर बच्चों फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, आयोडीन माइनस है, जैसे हमारा क्या होगा CN माइनस है, NO2 माइनस है। तो बच्चों अगर हम अब 23 क्वेश्चन की बात करें तो 23 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये नस्ट इक्वेशन के बारे में EMF पूछा है, और मैंने बोला था कि नस्ट इक्वेशन का यूज करना है। कब यूज करना है? जब इस गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में कहीं कंसंट्रेशन मेंशन क्यों हो, तो बच्चों आप समझ जाइए वहां पर तो आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको नस्ट इक्वेशन लगाना होता है। और नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन, दिस इज द फॉर्मूला। n का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहां पर लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस ऊपर वाली इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, और इस बैलेंस करेंगे तभी इसका आंसर आप यहां पर निकाल पाएंगे। जैसा कि हम लोग बैलेंस करके देखें बच्चों, यहां पर आपका SN2, यहां पर H प्लस, यहां पर H2 है, तो यहां पर ट्वाइस करना पड़ेगा, 2H प्लस करना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। यहां पर इधर H है, इधर H2 है, तो पहले उस गैल्वेनिक सेल की जो रिप्रेजेंटेशन पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरा हमें E नॉट सेल निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वैल्यू दे रखी है, ये हमारी वैल्यू दे रखी है बच्चों। तो SN+2 दे रखा है, तो आपको सॉल्व करना है। यहां पर E नॉट सेल बराबर होगा E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। अब पहचाने कैसे बच्चों? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होता है वो ऑक्सीडेशन, जिसका पॉजिटिव में होता है उसका रिडक्शन। तो बच्चों यहां पर रिडक्शन का मतलब 0 माइनस का 0.14, तो सॉल्यूशन करके जो आएगा बच्चों वो प्लस का 0.14 वोल्ट आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहां रखूंगा, आंसर आपका क्या है 0.110 वोल्ट इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन 24 की अगर बात करें बच्चों, 24 की बात करें तो यहां पर तो आपको क्या करना है, इसमें कोई 3 आंसर देने हैं। नेम रिएक्शन है, मैंने आपको बार बार बताया था बच्चों, और यही नेम रिएक्शन मैंने बोली थी आपसे। विलियमसन सिंथेसिस है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, विलियम हाइड्रोबोरेशन है, विलियमसन सिंथेसिस, रीमर टीमन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल कुछ नहीं बच्चों, बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा होगा, दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर होता है, कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर चारों रिएक्शंस क्या भली भांति परिचित है, बहुत बार आपने रिएक्शन किए हुए, आराम से आपने लिख दिए होंगे। विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने का प्रिपरेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने का, और रीमर टीमन तो आप जानते हैं बच्चों, इसमें फिनॉल के अंदर सैलिसिलएल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है बच्चों। इसमें डिस्टिंग्विश करना किसके बीच में, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में। बच्चों ध्यान रखना, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगेगा, जिसकी वजह से आप CO2 गैस, इफ्रेंसिव गैस रिलीज होती है बेंजोइक एसिड से, लेकिन फिनॉल से नहीं होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज द डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो यहां पर CO2 गैस, इफ्रेंसिव गैस निकलती है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर दोनों के मिक्सचर में, तो बेंजोइक एसिड से CO2 गैस निकल जाएगी, जिससे इफ्रेंसिव गैस से पता चल जाएगा कि आप भाई कौन सा रिएक्शन आप यहां पर ये डिस्टिंग्विश कर पाएगा। प्रोपेनल 1 2 3, प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप है, प्रोपेनॉन 1 2 3, यहां पर 2 कार्बन बगल में CH3 ग्रुप लगा। तो बच्चों यहां देख के आपको समझ पा रहे हैं, इसमें तो
आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा तो बच्चों यहां पर अगर आइडोफॉर्म लगाऊंगा तो इसमें तो येलो पीपीटी बन जाता है, COCH3 ग्रुप टूटेगा, आइडोफॉर्म बनेगा येलो पीपीटी, और बच्चों यहां पर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिटी मैंने बहुत बार कराई थी, एसिडिटी कराई थी बच्चों। यहां पर फ्लोरीन लगा है, पहले दूसरे तीसरे कार्बन, फ्लोरीन का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये, और यहां पर फ्लोरीन पहले दूसरे पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नजदीक लगा हुआ है, ये दूर लगा हुआ है, और नजदीक वाला ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। बच्चों इस बात पे ध्यान रखना आपको। फ्लोरीन जो होता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसी वजह से ये ज्यादा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएगा, जिससे कि H+ आसानी से रिलीज हो जाता है। इसी वजह से हम लोग यहां पर लगा सकते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें 26 में, यहां पर एक्सप्लेन करना है एसेंशियल एसिड पेप्टाइड बॉन्ड डीनेचुरेशन। वन वर्ड क्वेश्चन, बहुत आसान। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, हमें बाहर से रिक्वायरमेंट होती है इनको लेने की। जैसे बच्चों ट्रिप्टोफैन होता है, लाइसिन होता है, हिस्टिडीन होता है, ये सब के सब जो होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। मतलब नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से इनको लेने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल बच्चों जैसे ट्रिप्टोफैन होता है, जैसे लाइसिन होता है, जैसे आपको बच्चों क्या होता है, हिस्टिडीन होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे होते हैं बच्चों। कुछ ऐसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर परिचित हो सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच बनता है बच्चों, दो अमीनो एसिड के बीच बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो OH और इस NH के बीच का बॉन्ड बनेगा, इसके बीच बॉन्ड कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। खत्म कहानी, यहां पर आप बात इसको समझ चुके। किस तरीके से आंसर दे। डीनेचुरेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर लीनियर प्रोटीन का छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाना ही डीनेचुरेशन कहलाता है। बस कहानी खत्म। इससे हम लोग यहां पर समझ पाएंगे। इसका आंसर हमने दिया होगा, नहीं दिया तो आप लोग चेक कर लीजिए बच्चों। इस तरह से आपका आंसर, आप लोग यहां पर एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स का हम लोग पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, और जो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चों उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन करने की संभावना हमारी बन सकती है। अगली बात करें बच्चों, यहां पर IUPAC लिखना है, राइट द IUPAC ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। तो यहां पर IUPAC लिखना है, तो बच्चों IUPAC डबल बॉन्ड की तरफ से देना है, और डबल बॉन्ड की तरफ से जो साइड चेन लगा है वो पहले मिनिमम प्रायोरिटी पर होना चाहिए। दिस इज द अब क्या करेंगे इसमें, यहां पर 3 ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, अल्फाबेट में साइड चेन पहले लिखा जाता है, बिल्कुल लिखेंगे। 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से IUPAC कराया गया था। इस तरीके से भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना है। इसका बी पार्ट कह रहा है कि NO2 ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको PYQ सीरीज में एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था। आप दोबारा समझ लीजिए इस बात को, आपने लिखा हुआ जरूर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा है। अरे अगर मैं बेंजीन की बात करता, यहां पर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, यहां पर NO2 ग्रुप लगा है, और NO2 ग्रुप होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बच्चों ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये बात को समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करना पसंद करेगा। कहां पर, ऑर्थो पैरा पर। क्यों, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है बच्चों।
न्यूक्लियोफाइल वहां पर रिएक्शन करना पसंद करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करना पसंद करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो बच्चों इस एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है मेटा पोजीशन पर, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अटैक करना वहां पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। देखिए ध्यान से, यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैंने क्वेश्चन कराया था पीवाईक्यू सीरीज में। NO2 ग्रुप जब बेंजीन पर लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर मेटा पर तो डेंसिटी बढ़ जाती है और ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी घट जाती है। जहां डेंसिटी कम होती है वहां पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला वहां पर रिएक्शन करना पसंद करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और कम इलेक्ट्रॉन वाला क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सभी जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वहां जाएगा जहां पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? वो रेजोनेंस के थ्रू अपने आप आपको दिख जाएगा। जब रेजोनेंस होता है तो मेटा पर नेगेटिव चार्ज आते हैं और इस ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं बच्चों, रेजोनेंस की वजह से, इस तरीके की वजह से। जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं ना, आप लोग इस बात को अगर देख लें, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन बनाऊं बच्चों, डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया, NO2 लगाते हैं तो ये बॉन्ड ऊपर टूटता है, ये वाला बॉन्ड ऊपर टूटता है, ये वाला बॉन्ड जिधर बॉन्ड टूटता है वहां पर नेगेटिव साइन, अपोजिट में पॉजिटिव साइड, यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो आप देख पा रहे हैं ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव और मेटा पर नेगेटिव साइन आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना। और यहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो बॉन्ड नीचे टूटते, तो केस उल्टा हो जाता फिर तो यहाँ पर। ये बात समझेगा बच्चों यहाँ पर, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसका आंसर दे पाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अरे अल्कोहलिक KOH है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इथाइल क्लोराइड CH3CH2 Cl को अल्कोहलिक KOH के साथ में अगर हम रिएक्शन कराए तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों। एलिमिनेशन रिएक्शन, Cl जाता है अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से H निकलता है, डबल बॉन्ड बीच में आता है। बकवास क्वेश्चन, एकदम सरासर बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। एल्कीन इथीन का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहलिक KOH कंसंट्रेट H2SO4, वहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती थी। इस तरीके से मैं इसका भी आंसर दे पाया। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा कर लें तो यहां पर भी आपको आइडिया लग जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का बिल्कुल बेहतरीन सेम क्वेश्चन कराया था बच्चों। इसको प्रूव करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 10 टाइम टू द हाफ लाइफ। मतलब बच्चों क्या कह रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन है R से बनाए P बराबर 0 टाइम पर ये 100% था, इसमें 0 था ये, लेकिन T बराबर T टाइम पर तो T 99.9 बोल देता हूं वजह से। तो यहां पर क्या होगा, T 99 पॉइंट पर इसमें से क्या बच गया, 0.1% बच गया, बाकी 99.9% तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं R और इसको बोलते हैं R0, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन बोलते हैं। याद है, बहुत अच्छे तरीके से कराया था। तो मैं यहां पर लगा सकता हूं बच्चों, यहां पर T 99.9 बराबर 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन है और यहां पर लिखा फाइनल कंसंट्रेशन। अगर मैं T 99.9 बराबर 2.303 अपॉन K, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। लॉग R0 की वैल्यू 100 है, ऊपर 0 पॉइंट नीचे 1 कर दिया, तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा T 99 आ जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग 10 की पावर 3 यहां लगा दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी यहां पर आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। ऐसे में यहां पर कह रहा हूं कि सेकंड केस में बोल रहा है टी हाफ कब होता है बताओ, जब 50% डीकम्पोजिशन होता है, 50%। मतलब यहां पर R से P गया, T बराबर जब 0 टाइम था तो यहां पर 100 ही था, ये 0 था, लेकिन T बराबर 50 हुआ, 50% यहां पर डीकम्पोज कितना रह गया, 50 रह गया। तो ये R0 था और ये R फाइनल कंसंट्रेशन थी। तो T 50% बराबर 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 50, सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। तो बच्चों सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा T 50
बराबर 2.303 अपॉन के, और यहां पर log के 2 आ गया। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। प्रूव करना है कि टी हाफ T99 जो होता है 10 टाइम्स टी हाफ से ज्यादा होता है, तो मैं दोनों को मैं इक्वेट कर लेता हूं, दोनों के इक्वेट कर लेता हूं। T99.9 अपॉन T50% बराबर, इसको ऊपर करिए 2.303 अपॉन के लॉग 10 की पावर 3 अपॉन कर दिया बच्चों 2.303 अपॉन के लॉग 2, ये कट गया, क्या बच जाएगा, log 3 आगे पहुंच गया, 3 log 10 बच गया बच्चों, अपॉन log 2 की वैल्यू 0.3010 बच गया। सॉल्व करेंगे 3/0.3 लिख लो पूरा ही, तो इसको हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया तो यहाँ पर 10 आ गया बच्चों, कट जाएगा पूरा, क्या गया T99.9 बाई T50% है बराबर 10 हो गया। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा बच्चा, T99.9 बराबर 10 टाइम्स टू द T50, टी हाफ कह सकते हैं, T50 कह सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से इसका आंसर दिया जाएगा, और आई होप आपने भी इस तरीके से आंसर इसका दिया होगा। आप चेक कर लीजिए, ये आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना था। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग बार बार क्वेश्चन कर चुके थे, केमिकल काइनेटिक्स में, डीपीपी के अंदर भी कराया था मैंने आपको, और पीवाईक्यू सीरीज में भी कराया था बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। अगले पार्ट में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई की चर्चा करेंगे, जिससे कि हम लोग आइडिया लगा पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हमने करेक्ट किया और कौन कौन से क्वेश्चन पर हमें मार्क्स मिलेंगे बच्चों।